स्वागत आपका। चलिए, आर्टिकल के सीरीज में आज हम लोग करने वाले हैं आर्टिकल 20। आपको अगर आर्टिकल आर्टिकल 19 आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए, उसको 3 वीडियो में कवर किया गया है। उसको आप जरूर जाके देखिए, तब जाके बाकी सारी चीजें आपको समझ में आएगा। मैंने आपको बताया था आर्टिकल 19 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो कि आपको देखना ही चाहिए। तो चलिए, आज जो हम लोग आर्टिकल 20 में देखेंगे, दरअसल यह भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने तो आपको बताया था कि आर्टिकल अगर आप देखे हैं तो 19 से लेकर अगर आप देखें तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, मैंने कई बार आपको बोला है कि 12 से लेकर 35 तक ये है फंडामेंटल राइट। और ये फंडामेंटल राइट जो है, ये जो है पूरा का पूरा हिस्सा जो पार्ट है, पार्ट 3 में आता है। टोटल संविधान में कितने हिस्से हैं अब तो आपको याद भी हो गया होगा, टोटल 22 हिस्से हैं और उसमें से हम तीसरे हिस्से को भी कर रहे हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरूर आप ठहर के आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए जो है, हम सब के लिए बहुत ही जरूरी टॉपिक है जो कि आपको समझना चाहिए। चलिए, तो आर्टिकल 20 यह तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें क्या करता है, कुछ सुरक्षा देता है। हम कई बार क्या होता है, जब कुछ लोग जो है, आपको पता होगा, मैं तो हिंट से आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। आपने एक मूवी देखी होगी, उस मूवी का नाम है अंधा कानून। अगर उस मूवी को आप देखे होंगे, अगर आप मेमोराइज कर पा रहे होंगे कि उसमें जो किरदार निभाया है, उस व्यक्ति का नाम जो है, जो अहम भूमिका में वहां पे रोल में जो वो आए थे, उनका नाम है अमिताभ बच्चन, जो कि आपको पता होगा। उनके द्वारा जो है एक इल्जाम लगाया जाता है कि भाई वो एक व्यक्ति का जो है मर्डर कर देते हैं, और मर्डर करने के बाद क्या होता है कि उसे जो है सजा हो जाती है। जब उम्र कैद की सजा हो जाती है, उसके बाद वो सजा काट के जब निकलता है, तो निकलने के बाद पाता है कि वो जो अपराधी जिसको लेकर वो सजा काट रहा था, वह तो बाहर ही है, वो तो उसके साथ धोखा किया था। इसके बाद आपको याद होगा उस मूवी में हुआ क्या था, वहां पे जज के सामने उस व्यक्ति ने उसे क्या किया था, वहां पे लटका दिया था, और जज वहां पे केवल देखता ही रह गया। क्यों? क्योंकि वो अब उसके बाद सजा नहीं दे सकता है, क्योंकि हमारा संविधान साफ कहता है किसी एक क्राइम के लिए आपको दोबारा सजा आप नहीं दे सकते हो। तो इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए यह जो है संविधान का आर्टिकल। तो जरा धैर्यता से सुनिएगा कि क्या क्या इसमें प्रोविजन किया गया है। चलिए, अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें आपको पहले हिस्से में, जो संविधान का पहला हिस्सा है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे साफ दिख रहा है आपको, आर्टिकल 20 का जो है पहला जो है, यहाँ पे जो क्लोज में कहता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है साफ रूप से कि मूल लक्षित दांडिक विधियों से संरक्षण। ये देखिए थोड़ा सा क्या संविधान का भाषा है, तो इसको आसान करके समझेंगे। प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स फैक्टो, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स फैक्टो क्रिमिनल लॉज। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैं थोड़ा सा आपको ब्लैंक पेज में समझा दूं कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब यहां पे कहता है कि जब वो कहता है कि एक्स फैक्टो की बात करता है, तो सबसे पहले यहां पे साफ रूप से बता दिया गया, इसको 2 भागों में बांटा गया है। इस क्लोज को जो हम यहां पे अभी देख रहे हैं, यहां पे अगर देखेंगे तो इस क्लोज को जो है ना 2 भागों में बांट के हम लोग यहां पे देख सकते हैं। कैसे? तो देखिए यहां पे समझिए, एक हिस्से में कहता है, जरा कल्पना करिए कि किसी जगह पे, अभी जैसे मान लेते हैं हम एग्जाम्पल बिहार की लेते हैं, बिहार में आपको पता होगा कि शराब बंद है। बिहार में आपको पता है अभी फिलहाल ना कोई शराब बना सकता है, शराब ना ही कोई बना सकता है, ना ही कोई बेच सकता है, ना ही कोई उसे रख सकता है, ना ही उसे खरीद बिक्री कोई कर सकता है। तो कुल मिला के जो है किसी भी रूप में वहां पे उसको कंज्यूम करना, बनाना, उसका व्यापार करना एकदम से मना है। ये तो आपको पता ही होगा, जो कि एक बहुत बड़ा स्टेप था। अगर आप देखें तो राज्यों की बहुत बड़ी कमाई होती है, बहुत बहुत बड़े कमाई का सोर्स होता है, बावजूद इसके बिहार ने यह निर्णय लिया है कि शराब को हम बंद करेंगे। तो जरा कल्पना करिए कि बिहार के, जैसे मान लेते हैं ये एग्जाम्पल, जरा गौर से समझेंगे तो इसी प्रकार से जरा सोचिए कि झारखंड में मान लेते हैं, झारखंड में तो अभी ये बंद नहीं है, लेकिन क्या होता है जरा सोचिएगा कि मान लेते हैं आज किसी ने जो है, आज मान लेते हैं पर्टिकुलर कोई एक्स व्यक्ति मान लेते हैं, कोई एक्स व्यक्ति है जो आज शराब पीता है,
आज शराब मान लेते हैं वो क्या करता है, पीता है। और पीने के बाद क्या है, इसको अभी तो सोशल मीडिया का जमाना है, आपको पता ही है, उसमें क्या किया, उसने अपलोड कर दिया अपने जो है किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे, जो है क्या कर दिया, यहां पे उसने अपलोड कर दिया। अब हुआ ये कि मान लेते हैं आज तो कानून नहीं है, लेकिन मान लेते हैं 2024 है, तो मान लेते हैं 2025 में ये कानून बन गया। 2025 में मान लेते हैं कि कानून बन गया कि हमारे राज्य में भी क्या होगा, शराब बंद होगा। अब मान लेते हैं ऐसा यहां पे निर्णय दे दिया गया, किसके द्वारा, तो मान लेते हैं यहाँ के जो है, जो कर्ता धर्ता है, उन्होंने ये निर्णय लिया है, ठीक है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं। अब क्या हुआ कि इन्होंने जो वीडियो डाली हुई थी, मान लेते हैं कि 2024 में जो इन्होंने वीडियो जो डाली थी, वो बड़ा ट्रेंड कर गया। 2025 में मान लेते हैं कि वो जो है किसी जो अधिकारी के हाथ वो वीडियो लगा, किसी पुलिसकर्मी के हाथ में वीडियो लगा, और उसको तो पता चला कि 2025 में तो ये शराब बंद है। अब क्या हुआ, इसके बेस पे जो इसने अपराध 2024 में किया था, अपराध जो 2024 में किया था, इसका वीडियो वायरल होते 2025 में मान लेते इसका वीडियो वायरल हो गया, और जो शराब पी के यूं पूरा का पूरा जो है वो झूमता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस गया उसके घर जो है और उसको गिरफ्तार करके लेके आ गया और बताया कि भैया आपने अपराध किया है। तो वो पूछ रहा है भैया क्या जुर्म हमने किया है, तो कहता है भैया आपने अपराध यह किया है कि आपने शराब पी थी और उसको फोटो अपलोड किया आपने। वो कहता है भाई तुम तो 2024 में ही पिए थे। तो वो कहता है नहीं, आपको जो है ना यहाँ पे गिरफ्तार किया जाता है चूंकि आपने पी है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसे स्थिति में इसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। पुराना कानून, मान लेते हैं पुराना कोई कानून है, मान लेते हैं अपराध क्या है इनका, अपराध यह है कि ये अपराध दरअसल पुराना अपराध है, इसका कानून अभी बना है, तो इसके आधार पे किसी को आप सजा नहीं दे सकते हो। आज के आधार पे तय होगा कि उसका जुर्म क्या है। आज अपने कोई क्राइम किया है और उसके लिए क्या हमारे देश में कानून अवेलेबल है, या हमारे राज्य में उसके लिए कोई कानून अवेलेबल है, अगर नहीं है तो हम इसको सजा नहीं दे सकते हैं। पहला पॉइंट। इसी में दूसरा पॉइंट हमें समझना है, दूसरा पॉइंट इसी में समझना है। दूसरा पॉइंट क्या है, मान लेते हैं कोई व्यक्ति जो है, आज मान लेते हैं कानून है, मान लेते हैं आज कोई कानून बना हुआ है, मान लेते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी तरह का कोई क्राइम करता है, मान लेते हैं कोई चोरी करता है, तो चोरी करने के लिए मान लेते हैं हमारे पास जो भी कानून, ये अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं चोरी कोई करता है, तो चोरी करने के लिए मान लेते हैं जो हमारे पास कानून है, जो भी आईपीसी का हमारे पास कानून है, इसके तहत मान लेते हैं कि कोई जो है पर्टिकुलर जो है हमारे यहाँ पे चल रहा है। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये व्यक्ति जो है चोरी किया था, मान लेते हैं अभी चोरी किया था, 2024 में चोरी किया था, और इसको सजा भी हो गया, मान लेते चोरी करने के बाद इसको सजा हो गया, इस व्यक्ति को क्या हो गया, सजा भी हो गया। अब क्या होता है 2025 में, मान लेते हैं 2025 में इसके कानून का नेचर बदल गया, मान लेते हैं जो भी कानून यहां पे है, आप ऐसा समझिए जो यहां पे कानून बना हुआ है इसका 2025 तक नेचर बदल गया। अभी कल्पना करते हैं कि मान लेते हैं 2 या 3 साल की सजा अभी है, मान लेते हैं, तो यही जो है 2025 तक मान लेते हैं इसके कानून को, यहां पे इसका जो है ना जो ईयर है वो बढ़ा दिया गया, मान लेते हैं 2 साल बढ़ा दिया गया, और 2 साल और यहां पे क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। अब जरा सोचिए ऐसी स्थिति में यहां पे जो व्यक्ति को ऑलरेडी सजा हो गया, 2024 में ये क्राइम किया था, 2024 में यहां पे क्या किया, ये क्राइम किया है, और 2025 में यहां पे 2 साल सजा और बढ़ गया है। तो अब ये व्यक्ति जो ऑलरेडी सजा काट रहा है 2 या 3 साल का, उसको क्या 2 साल और बढ़ जाएगा, तो बोलेंगे जी नहीं, उसने जिस समय क्राइम किया था उस समय हमारे पास कानून वही अवेलेबल था, इसीलिए उसके तहत ही उसे क्या होगा, सजा मिलेगा। अभी जो रिसेंट में कानून बना है उसके तहत नहीं मिलेगा। आ रही बात समझ में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा सोचिएगा, क्योंकि हम जो है पुराने कानून के आधार पे या जो नया कानून के आधार पे क्या करेंगे, तय नहीं करेंगे। जिस समय उसने क्राइम किया उस समय क्या वहां पे कानून अवेलेबल है उसको देखा जाएगा, और बाद में अगर कोई कानून बन जाता है तो उसके आधार पे नेचर उसका बदलेगा नहीं, उसका सजा जो है वही रहेगा, क्योंकि यहां पे 2024 में क्राइम किया है तो 2025 के कानून के हिसाब से सजा नहीं मिलेगा। यहां पे आपने बातें समझी, इससे पहले वाले पेज में आपने क्या बातें समझी, तो कोई व्यक्ति मान लेते हैं शराब 2024 में पिया था, 2025 में कानून बन गया, उस समय कानून नहीं था, उस समय कानून नहीं था, 2025 में कानून बन गया, तो क्या इसको सजा होगा, बोलेंगे जी नहीं। ये बातें आपको समझ में आ रही है।
तो इसके आधार पे क्या होगा, कभी भी आपको यहां पे सजा नहीं दिया जा सकता है। तो आप कम से कम इस बात को समझ गए होंगे कि मूल लक्ष्य या दांडिक विधियों से संरक्षण का मतलब क्या होता है। सॉरी, यहां पे भूत लक्ष्य होगा, मैं यहां पे माफी चाहूंगा, ये भूत लक्ष्य होगा, ठीक है। तो भूत लक्षी दांडिक विधियों से संरक्षण का मतलब यहां पे आप समझ गए होंगे कि प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स फैक्टो क्रिमिनल लॉज का क्या मतलब होता है, ये समझ गए। आपको पता होगा यह कानून सेम जो है यूएसए में चलता है, यह कानून जो है आप देखेंगे तो यूएसए में यही कानून चलता है, ब्रिटेन में यह कानून नहीं है। क्यों, आपको पता होगा, इसके पीछे तमाम तरह के कारण है। अगर डिटेल में बताऊं तो पूरा वीडियो उसी में समाप्त हो जाएगा, लेकिन मैं फिर से बता दूं कि ब्रिटेन में दरअसल नहीं है, क्योंकि वहां पे संसद की सर्वोच्चता है, वहां पे ये जुडिशियरी सिस्टम है इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। जुडिशियरी सिस्टम उसका दरअसल वो पार्लियामेंट के भीतर ही काम करता है, लेकिन हमारे देश में क्या है, वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम करता है, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है। तो ये उनकी स्थिति है। लेकिन यूएसए में क्या है, वहां भी सेपरेट ही है, क्योंकि वहां पे क्या है, चाहे वहां की विधायिका हो, अमेरिका की विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, सब क्या करते हैं, सेपरेट काम करते हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं। इसलिए यह व्यवस्था को वहां पे लिया गया। मैं इसमें अगर समझाऊं तो मैंने फिर से कहा बहुत समय लग जाएगा, इसलिए मैं इसे अभी टच करने से बच रहा हूं। कभी होगा तो इस पे बात करेंगे, डिटेल में कभी बात होगी तो निश्चित रूप से इस पर बात होगी। अब इसके बाद अगर बात की जाए, इसके बाद अगर बात की जाए, देखिए यहां पे जैसा मैंने आपको बताया कि इसे दो भागों में देखा जा सकता है कि आज किया गया कार्य अपराध है या नहीं, ये आज के लागू विधि से तय होगा, आज क्या विधि है उसके हिसाब से तय होगा। दूसरा, आज किसी अपराध के लिए जितना सजा दिया जाएगा उसी मात्रा में सजा के भविष्य में निर्धारित दंड की मात्रा नहीं होगी। मतलब जैसा मैंने सेकंड समझाया कि मान लेते हैं आज किसी ने क्राइम किया है तो और उसको सजा भी हो गया, उसी के हिसाब से आगे भविष्य में कोई कानून बदल जाता है तो क्या उसके हिसाब से उसको सजा काटना पड़ेगा? बोलेंगे जी नहीं, जिस समय वो क्राइम किया उस समय जो कानून अवेलेबल है उसी के हिसाब से क्या करना है, इसको यहाँ पे सजा काटना है। अब यहाँ पे देखिए क्लोज सेकंड आता है, इसका क्लोज सेकंड क्या कहता है, जरा गौर से समझेंगे तो यहाँ पे दोहरे दंड से संरक्षण, सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, दोहरे दंड से संरक्षण की बातें करता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम द जियोपर्डी, इसको क्या बोलते हैं, कई बार लोग जियोपर्डी पढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप जो प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे जियोपर्डी पढ़ते हैं लोग। एक ही अपराध हेतु दो बार सजा नहीं हो सकता। अभी मैंने शुरुआत में, वीडियो के शुरुआत में ही आपको बता दिया, किसी एक क्राइम के लिए आपको दोबारा उसमें सजा नहीं दिया जा सकता है। एक बार आपने क्राइम किया, एक ही बार सजा मिलेगा, जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में ही ये बात आपको मेंशन करवा दी, समझ रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत में ही बता दिया गया आपको कि एक सजा के लिए आपको दोबारा यहाँ पे सजा नहीं दिया जा सकता है। लेकिन कंडीशन है, कंडीशन क्या है, अगर आप देखें जरा गौर करिएगा, देखें तो मान लेते हैं किसी ने किसी को मारने का प्रयास किया, उसको क्या बोलते हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर। मान लेते हैं किसी ने किसी को मारने का प्रयास किया, इसके लिए सेक्शन आईपीसी का 307 लगता है, ठीक है, आईपीसी का सेक्शन 307 यहाँ पे लगता है। और इसके लिए हो सकता है सजा जो है यहाँ पे इसको हो गया, मान लेते हैं जो भी सजाएं दी गई जज के द्वारा, इसने जो है सजा जो है अब यहाँ पे जेल में काटना चालू कर दिया, ठीक है। आप समझ सकते हैं ये जेल चला गया, उसको सजा भी हो गया, यहाँ पे फाइनली पता चला कि नहीं इसने सच में मारने का प्रयास किया था और जज ने जो है इसको सजा सुना दी, अब ये जेल में है। अब इसी बीच पता चला कि जिसको इसने मारा था वो व्यक्ति मर गया। अब मान लेते हैं जो व्यक्ति को मारा था वो व्यक्ति मान लेते हैं डेथ हो गया, और वैसी स्थिति में क्या होगा, अब यहाँ पे इसका नेचर बदल जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे आईपीसी का सेक्शन क्या लग जाएगा, 302 लग जाएगा। यहाँ पे 307 लगा था, लेकिन यहाँ पे नेचर बदल जाएगा। अब ध्यान रहे, दोहरे दंड के लिए आपको सजा, एक ही दंड के लिए दोबारा सजा नहीं मिल सकता है, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे नेचर बदल गया ना, उसका नेचर, उसने मारने का प्रयास किया, मान लेते किसी वेपन से उसको मारने का प्रयास किया, और उस समय जो है वो स्थिति ऐसी थी कि घायल हो गया वो, और ऐसे में उसको अटेम्प्ट टू मर्डर लग गया, चार्ज लग गया, अब उसको सजा भी हो गई, वो जेल भी जो है ना वो चला गया है। और इसी बीच पता चला कि अब जो है इसको जो है ना, ये व्यक्ति जिसको मारा गया था वो व्यक्ति अब मर गया है, और वैसी स्थिति में अब पता है क्या होगा, अब यहाँ पे 307 की जगह यहाँ पे 302 सेक्शन लग जाएगा, और इसके तहत इसका सजा का नेचर बदल जाएगा, इसमें सजाएं और भी क्या होगी, ऐड हो जाएगी। और इसको आप नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये, अब इसको ये नहीं बोल सकते हैं कि यहाँ पे सजा जो है हमें दोबारा दिया जा रहा है या दोहरा सजा हो रहा है, तो ऐसे आप बोल नहीं सकते हैं। तो यही यहाँ पे सेक्शन 20 का 2 हमें समझाता है।
इसके बाद कहता है कि अपने खिलाफ, थर्ड में क्या कहता है, अपने खिलाफ गवाही देने के लिए संरक्षण की बात करता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इसका मतलब स्वयं गवाही देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो नहीं। यहां पे कहा जा सकता है कि जब भी कोई व्यक्ति जो है किसी को, मान लेते कई बार होता है ना, ये अगर इसको नहीं अगर हटाया गया होता संविधान से, तो जरा सोचिए, कई बार आज भी पुलिस कई बार लोगों को दबाव डालते हैं, मान लेते जो क्राइम नहीं किया इसके बावजूद भी क्या करते हैं, मारपीट करके उसको ना जबरदस्ती उसको क्या करते हैं, परेशान करने का कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि वो जो है कबूल करे कि भाई उसने क्या किया है, क्राइम किया है। इसलिए इसको हटाया गया है। इसको हटाने के पीछे का मुख्य कारण यह है ताकि उसको टॉर्चर ना किया। आपको पता है व्यक्तिगत जानकारी के आधार पे अभियुक्त अपने खिलाफ कोई तथ्य या जानकारी के लिए उसको बाध्य नहीं करेगा। आपको पता होगा अपने खिलाफ कभी भी नहीं। तो अगर ऐसा होता, जरा सोचिए, अगर इस तरह का घटना अगर इसमें एक्सेप्ट कर लिया जाता कि खुद के खिलाफ भी गवाही दी जा सकती है, तो अगर ये प्रोविजन होता तो पता है क्या होता, लोग जो पुलिस कर्मी के लोग हैं ना, इतना टॉर्चर करते, इतना टॉर्चर, आपको पता होगा 3rd डिग्री जैसी चीजें होती है, कई बार इतना अमानवीय तरीके से क्या करते हैं, उनको टॉर्चर किया जाता है और इस तरीके से क्रूर व्यवहार उनके साथ किया जाता है और ये चीजें और बढ़ जाती है। अभी तो होता ही है, अभी तो कई जगह पे क्या होता है, वो क्राइम नहीं भी किया है फिर भी उसको दबाव डाल के कई बार प्रयास तो करते ही हैं, लेकिन ये व्यवस्था अगर यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दी जाती तो आप समझिए और भी ज्यादा लोगों के ऊपर क्या होता है, दबाव बढ़ना चालू हो जाता। इसीलिए अगर आप देखें यहाँ पे, आप देखें तो इसको क्या है कि कोई भी व्यक्ति का अगर जो है स्वयं से ही जाके अगर कोर्ट में कह देता है तो ही एक्सेप्टेबल होगा उसके गवाही। अगर जो है पुलिस के सामने उसने कबूल कर लिया और पुलिस साइन भी करवा लेता है, पुलिस मान लेता है साइन भी करवा लेता है, तब भी वो कोर्ट में वैलिड नहीं होगा जब तक वो खुद नहीं कह देता कि भैया हम जो है ना इस क्राइम को हमने खुद अंजाम दिया है। जब तक ये नहीं कह देता तब तक जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो यह बातें आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बातें यहाँ पे की गई है कि स्वयं के खिलाफ गवाही जो है देने के लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता है, कोई मजबूर नहीं कर सकता है उसके लिए। ठीक है, तो यह बातें यहाँ पे समझ सकते हैं। एक और बहुत इसमें इंपॉर्टेंट बात है, अभी आपको पता है कि आज के डेट में जो है ना नार्को टेस्ट जैसी चीजें, ब्रेन मैपिंग चीजें जो है ना यहाँ होना चालू हो गया है। नार्को टेस्ट का मतलब होता है, जब कई बार क्या होता है ना, इसके बारे में कभी विश्लेषण करेंगे, इसके बारे में डिटेल वीडियो करेंगे। नार्को टेस्ट हो गया या ब्रेन मैपिंग हो गया, यहाँ पे जो होता है इलेक्ट्रोड लगा के कई बार चेक करने का प्रयास करते हैं। और नार्को टेस्ट जो है कई बार होता है कि नींद की अवस्था में लाके उससे कुछ उगलवाने जैसी जो है ना स्थितियां जब बनाते हैं। तो कहा गया जब सुप्रीम कोर्ट के पास ये मामला गया, इसको बोलते हैं सेल्वी वर्सेस कर्नाटका का मामला बोलते हैं। इस मामले में जब कोर्ट के पास गया कि क्या नार्को टेस्ट और ब्रेन टेस्ट के द्वारा लिया गया जो सबूत है क्या उसको फैक्ट माना जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके द्वारा जो भी आपको जो है यहाँ पे उसके द्वारा दी गई गवाही को जो है एक्सेप्टेबल नहीं माना जाएगा। कहा कि जब भी ये करे, सबसे पहले जब भी ऐसा करे, कोर्ट ने तो कह दिया कि ठीक है इसमें एक्सेप्टेंस होगा, आपको क्या है यहाँ पे ये इजाजत तभी मिलेगा कि जो है ना आपको सहमति लेना पड़ेगा, जिसके बारे में आप जो है ना जानकारी ले रहे हैं उससे पहले आपको सहमति लेना पड़ेगा। और साथ ही साथ वो पुलिस और वकील उसके बारे में जानकारी देगा कि भैया हम आपसे क्या क्या पूछेंगे, किस तरह की बातें होगी, ये सारी चीजें। और ये किसके सामने पूछेगा, तो वहां पे मजिस्ट्रेट होगा, मजिस्ट्रेट के सामने क्या होगा, यहाँ पे पूछा जाएगा, ये सारी चीजें उसके बीच होगी। लेकिन ये जो गवाही देगा, जो बातें कहेगा उस बीच नींद की अवस्था में, उसको जो है ना प्रूफ यहाँ पे नहीं माना जाएगा। प्रूफ के टेस्ट के रिजल्ट को कन्फेक्शन नहीं माना जाएगा। आपको पता होगा जो टेस्ट का रिजल्ट है उसको कन्फेक्शन नहीं माना जाएगा, लेकिन टेस्ट के जरिए मिली सूचना या साक्ष्य को सही माना जाएगा। मतलब मान लेते हैं किसी से पूछा जा रहा है कि भैया उसको क्राइम तुम ही नहीं किया, उसके साथ जो आपने जो वो घटनाएं जो की है वो आप ही ने किया था क्या, तो वो अगर बोलता है उस अवस्था में कि कहता है, तो पूछा जाता है पुलिस के द्वारा भैया कैसे किया था, कैसे आपने ये सारी घटनाएं आपने अंजाम दी, तो बता देगा भैया चाकू हमने वहां रखा है, वो हमने वहां रखा है। अब पुलिस क्या करेगा, इसके माध्यम से वो इन्वेस्टिगेट करेगा, क्या सच में वहां पे चाकू मिली है, क्या वहां पे सच में वो चीजें जो बता रहा है वो वेपन वहां पे मिला है। तो अगर इस तरीके से क्या होता है, अगर वो बताता है तो वो सबूत इकट्ठा करके क्या कर सकता है, कोर्ट में पेश कर सकता है। लेकिन उसके द्वारा कहा गया जो बातें हैं उस बीच जो कही गई जो भी बातें हैं वो कन्फेक्शन नहीं माना जाएगा, यह कोर्ट कहता है। तो मेरे ख्याल से ये सारी बातें आपको स्पष्ट हो गई होगी कि क्या क्या बातें यहाँ पे हमें समझाने का प्रयास करता है। तो आपको यहाँ से स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। एक तो यहाँ पे जैसा कि हमने बताया
ये भूत लक्षित दांडिक विधि क्या होता है, इसके दो प्रकार हमने समझे, और साथ ही साथ हमने क्या समझा, तो यहाँ पे ये सारे एग्जाम्पल्स के साथ हमने समझने का प्रयास किया, और दूसरा पक्ष यहाँ पे हमने समझने का प्रयास किया कि ये दोनों हिस्से हमने समझ लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे एक ही सजा के लिए आपको, एक ही दंड के लिए दो बार आपको सजा नहीं दिया जा सकता है, कुछ कंडीशन है साथ साथ में, आपको मैंने बताया है कंडीशन। और इस तरीके से थर्ड को भी खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर आपको नहीं किया जा सकता, और जो है अगर खुद कोई देना चाहे तो दे सकता है, कोर्ट में अगर देना चाहे तो वो दे सकता है, लेकिन मजबूर नहीं किया जा सकता, उसे किसी भी हाल में उसे फोर्स नहीं किया जा सकता है, ठीक है। वरना अगर ये एक्सेप्टेबल हो जाता तो जरा सोचिए, क्रूरता और बढ़ जाती है, उससे जो पुलिस के द्वारा जो है क्रूरता और बढ़ जाती, और भी जाके लोगों उसको परेशान करते हैं कि भैया आप जो है किसी दबाव में उसको, मतलब जो है मान लेते हैं किसी के दबाव, और दबाव में आके क्या हो, उसको जो है ना एक्सेप्ट करना पड़ जाता, ऐसी स्थिति में इसीलिए इसे रोका गया है। तो यह बातें भी आप समझ गए होंगे। और जो है आज के डेट में जो लेटेस्ट ट्रेंड चल पड़ा है, ब्रेन मैपिंग वगैरह जो हो गया, किस तरीके से जो है यहाँ पे नार्को टेस्ट वगैरह या ब्रेन मैपिंग जैसी चीजें हो गई है, इसके लिए भी कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि भैया हम क्या है, ये तमाम तरह के कुछ कंडीशन रखेंगे, जो कि आपको यहाँ पे यह बातें समझ आई होगी। तो उम्मीद करते हैं आज के वीडियो में यह सारी बातें आपको समझ में आई होगी। चलिए अब जल्दी मिलेंगे इसके बाद के वीडियो में, इसके बाद की जानकारी के साथ। तब तक बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतने धैर्यता से सुनने के लिए। थैंक यू सो मच।